आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, हम जालोर के चौहानों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जालोर के चौहानों से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा की है और हम कानड़देव चौहान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारा चैप्टर है कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया था, लेकिन यहाँ युद्ध न होकर आपस में समझौता होता है। कुछ विद्वान कानड़देव चौहान को दिल्ली दरबार में गया हुआ बताते हैं, तो कुछ विद्वान मुख्य रूप से मनोत नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन के दरबार में कानड़देव न जाकर उसका पुत्र वीरमदेव गया था और नैणसी ने अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा एवं कानड़देव के पुत्र वीरमदेव की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आइए इसके बाद हम बात करते हैं। अब होगा 1308 का अभियान। 1308 का अभियान, इसे समझिए। 1308 ईस्वी का अभियान। 1308 ईस्वी का अभियान। तो 1305 का अभियान हम पढ़ चुके हैं। 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया था, लेकिन इस दौरान आपस में समझौता हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार कानड़देव और नैणसी के अनुसार दरबार में कौन गया था? वीरमदेव। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब जब फिरोजा ने वीरमदेव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वीरमदेव इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं और वो वापस दिल्ली से कहाँ आ गए? जालोर आ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोजा को समझाया, विवाह न करने का आदेश दिया, लेकिन फिरोजा ने हठ धर्मिता के माध्यम से कहा कि मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश कानड़देव चौहान के पास भिजवाया। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक है, संपूर्ण भारत का शासक है, उसने अपनी पुत्री के विवाह से संबंधित कानड़देव चौहान के पास एक संदेश भिजवाया, लेकिन कानड़देव चौहान ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया कि मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा। इसमें यहाँ सबसे बड़ा कारण आता है धर्म का। यहाँ विवाह न होने का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? धार्मिक माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि उस समय धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है। जैसे जितने भी मुसलमान शासक भारत में आते हैं, जितने भी विदेशी मुसलमान शासक भारत आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को यानी प्रलोभन देकर और जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाया था। इसी प्रकार जैसे अपन आधुनिक भारत का अध्ययन करते हैं तो वहाँ अंग्रेज भारत में आएंगे तो अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। वहाँ भी प्रलोभन देकर, दबाव बनाकर उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, यानी हिंदुओं को ईसाई बनाया गया। इसी प्रकार आपको याद होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। तो यहाँ विवाह न करने का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? एक धर्म का मुद्दा माना जाता है। इसीलिए अब बात कब की है? 1308 की। 1308 का अभियान देखिए। अलाउद्दीन खिलजी, कुछ बिंदु है महत्वपूर्ण, समझ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रवाना हुआ। अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर के रवाना हुआ। अब 1308 में अभियान किया गया। 1308 में जालोर से पहले अभियान कर दिया गया सिवाना पर। ध्यान रखना है, सिवाना पर अभियान हुआ। अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रवाना हुआ, लेकिन जालोर से पूर्व सिवाना है आपका बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ, ये ध्यान रखना है। अभी अब इसको क्लियर कर लेंगे। तो जालोर से पहले आक्रमण कहाँ हो गया? सिवाना पर। पहले आप सिवाना के बारे में दो बिंदु देखिए।
यदि हम दिल्ली से जालोर जाते हैं तो रास्ते में सिवाना को पार करना पड़ता है, सिवाना दुर्ग को पार करना पड़ता है। सिवाना दुर्ग एक शक्तिशाली दुर्ग माना जाता है। ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। एक तो ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इस सिवाना दुर्ग को इसे एक तो कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। और एक इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। एक इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी अभियान जालोर पर करना था, लेकिन जालोर से पहले अभियान कहाँ होगा? सिवाना। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। और ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। ये जो दुर्ग है हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली तथा जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और यहाँ शीतल देव का अधिकार था। सिवाना दुर्ग पर किसका अधिकार था? शीतल देव का। और ये जो शीतल देव है ये कानड़ देव चौहान का भतीजा था। ध्यान रखना है, ये कानड़ देव का भतीजा, कानड़ देव का भतीजा था। तो 1308 का जो अभियान हुआ, जालोर पर अभियान होना था, लेकिन अभियान कहाँ हुआ? बाड़मेर में। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान का नेतृत्व यानी सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन कुर्ग को सौंपा था। कई जगह गुर्ग शब्द भी लिखा हुआ है। कमालुद्दीन कुर्ग को सौंपा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का जो अभियान किया, उस अभियान का नेतृत्व किसको सौंपा? कमालुद्दीन कुर्ग को। अब कमालुद्दीन ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन यह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। कमालुद्दीन दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। कमालुद्दीन दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। यानी जुलाई 1308 में आक्रमण हुआ, नवंबर 1308 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाएगा। तो ये सामान्य बातें हैं कुछ, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 1308 में अभियान हुआ और इस अभियान का नेतृत्व किससे सौंपा गया? कमालुद्दीन कुर्ग को। कमालुद्दीन कुर्ग ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। इसके पश्चात देखिए कमालुद्दीन ने शीतल देव के सेनापति को राज्य का लालच दिया। राज्य का लालच दिया। कमालुद्दीन जब दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका तो इसने शीतल देव के सेनापति को राज्य का लालच दिया। और सेनापति था भावला। सेनापति भावला ने दुर्ग में स्थित तालाब में गो रक्त मिला दिया।
भावला को राज्य का लालच दिया गया कि जीतने के बाद आपको राज्य सौंप दिया जाएगा, इसीलिए इस भावला ने दुर्ग में स्थित तालाब में गोरख्त मिला दिया। इसके पश्चात देखिए, अब सामान्य सी बात है, दुर्ग में पेयजल की कमी आ गई, इसीलिए शीतल देव को दुर्ग के फाटक खोलने पड़े। तो पेयजल की कमी होने के कारण, पेयजल की कमी होने के कारण शीतल देव को दुर्ग के फाटक खोलने पड़े, दुर्ग के फाटक खोलने पड़े। उधर सैनिक तैयार थे, शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया, शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया, शीतल देव इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अमीर खुसरो ने राजपूतों की यहाँ प्रशंसा की है। युद्ध क्षेत्र में राजपूतों के द्वारा जो शौर्य का प्रदर्शन किया गया, उसकी अमीर खुसरो के द्वारा इस दौरान प्रशंसा की गई है। ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने राजपूतों की प्रशंसा की है। अमीर खुसरो ने राजपूत सैनिकों की प्रशंसा की है, राजपूत सैनिकों की प्रशंसा की है, प्रशंसा की है। ध्यान रखना है, अमीर खुसरो इस दौरान राजपूत सैनिकों की प्रशंसा करते हैं। और 10 नवंबर 1308 को, 10 नवंबर 1308 को सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। सिवाना पर 10 नवंबर 1308 को अधिकार हो गया। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया, सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा गया, खैराबाद। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया। और सिवाना दुर्ग का प्रबंधक कमालुद्दीन कुरक को बनाया गया, सिवाना दुर्ग का प्रबंधक कमालुद्दीन कुरक को बनाया गया, कमालुद्दीन कुर्ग को बनाया गया, को बनाया गया। तो देखिए 1308 में जालोर पर अभियान होना था, लेकिन जालोर से पहले इन्होंने कहाँ अधिकार कर लिया, सिवाना पर। सिवाना पर अधिकार हुआ, उसमें सबसे बड़ी विश्वासघाती भूमिका किसकी मानी जाती है, भावला की। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया और सिवाना दुर्ग का कार्यभार कमालुद्दीन कुरक को सौंप दिया गया। अब देखिए इसके पश्चात कंडीशन क्या आएगी, अलाउद्दीन खिलजी तो खुद दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ मुसलमान आक्रमणकारियों को लूटपाट के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया है। इसके पश्चात की जो गतिविधियां हैं उनको देखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी सिवाना अभियान के पश्चात, सिवाना अभियान के पश्चात दिल्ली लौट गया, वापस दिल्ली लौट गया। तो सिवाना अभियान के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी तो कहाँ लौट गया, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की आज्ञा दी। यानी
इन्हें कहा गया कि मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट कीजिए और खुद दिल्ली चला जाता है। इसे मुस्लिम सेना की आतंकवादी नीति भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसे मुस्लिम सेना की इसे मुस्लिम सेना की आतंकवादी नीति भी कहा जाता है। तो इसमें दो प्रमुख सेना नायक थे, मलिक नायब और शम्स खां, ध्यान रखना है। मलिक नायब व शम्स खां अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे। तो यहाँ लूटपाट करने का आदेश दिया गया। अब देखिए, सैनिकों ने, यानी मुस्लिम सैनिकों की बात करें, अब यहाँ मुस्लिम सैनिकों ने क्या क्या किया देखिए। नंबर 1, जालोर के आसपास लूटपाट शुरू कर दी। क्या क्या गतिविधियां की उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। जालोर के आसपास लूटपाट शुरू कर दी। नंबर 2, बाड़मेर को चारों तरफ से घेर लिया गया। बाड़मेर को चारों तरफ से घेरा गया। नंबर 3, सांचौर में स्थित महावीर देवालय को नष्ट किया गया। सांचौर में स्थित महावीर देवालय को नष्ट कर दिया गया। नंबर 4, भीनमाल को अग्नि की भेंट कर दिया। अग्नि के भेंट कर दिया, यानी भीनमाल को जला दिया गया। ये मान लीजिए आप, भीनमाल को जला दिया गया। ध्यान रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भीनमाल चौहान कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखना है, इस भीनमाल के बारे में उस समय की स्थिति को बताते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भीनमाल चौहान कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखना है, प्रमुख केंद्र था। इसे दूसरी ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ 1308 के बाद अलाउद्दीन दिल्ली चला जाता है और उसके सेना नायकों के द्वारा यहाँ लूटपाट की जाती है। जालोर के आसपास लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन कानड़देव चौहान इस गतिविधि से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। बाड़मेर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सांचौर में स्थित महावीर देवालय को नष्ट किया गया। भीनमाल को अग्नि के भेंट कर दिया गया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भीनमाल को चौहान कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो इनका उद्देश्य क्या था, कानड़देव को अपने अधीन लाना, लेकिन कानड़देव तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। मलिक नायब ने जालोर दुर्ग को घेर लिया। इसके पश्चात, यानी जब लूटपाट का आदेश दिया गया, उसी के तहत मलिक नायब ने जालोर दुर्ग को घेर लिया। इसी प्रकार दुर्ग को 7 दिन तक घेरे रखा। दुर्ग को 7 दिन तक घेरे रखा, लेकिन
असफल रहा, लेकिन असफल रहा क्योंकि वीरमदेव व मालदेव ने मुस्लिम सैनिकों को परास्त कर दिया और 8वें दिन ये घेरा उठाकर दिल्ली चले जाते हैं। इसी प्रकार 8वें दिन दुर्ग का घेरा हटा दिया गया। तो यहाँ मलिक नायब के द्वारा दुर्ग को घेरा जाता है, लेकिन इस संघर्ष में या इस अभियान में सफलता नहीं मिलती। 7 दिन तक घेरा रखा गया था, ध्यान रखना है, और 8वें दिन घेरे को हटा दिया गया, मुस्लिम सैनिकों को पराजित कर दिया गया। इसी प्रकार कानड़ देव के सैनिकों ने मेड़ता के समीप मालाकाना, एक स्थान है मेड़ता के समीप, इसका नाम है मालाकाना। मेड़ता के समीप मालाकाना नामक स्थान पर शम्स खां को पत्नी सहित बंदी बना लिया। तो जो 1308 के पश्चात जो छुटपुट घटनाएं घटी हुई, कभी इसमें मुस्लिम सेना विजयी रही, कभी कानड़देव चौहान, तो यहाँ कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन कुरक को जालोर अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। इसके पश्चात यदि हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि ये सारे जो प्रयास हैं वो असफल रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन कुर्ग को जालोर अभियान का नेतृत्व सौंपा। अब होगा 1311 का अभियान, अंतिम अभियान होगा 1311। ध्यान रखना है, यहाँ राजपूतों की विजय का उल्लेख फरिश्ता ने भी किया है, ध्यान रखना है। ये जो यहाँ मेड़ता के समीप मालाकाना नामक स्थान पर शम्स खां को पत्नी सहित बंदी बना लेते हैं, इस विजय का उल्लेख किसने किया है? फरिश्ता, ध्यान रखना है, फरिश्ता ने भी इस विजय का उल्लेख किया है, इस विजय का उल्लेख किया है। अब होगा 1311 का अभियान, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अंतिम अभियान होगा 1311 का अभियान, ये अंतिम अभियान है, इसे भी देख लीजिए। 1311 का अभियान, 1311 का अभियान देखिए, 1311 ईस्वी का अभियान, इसको समझिए। कमालुद्दीन कुर्ग को जालोर अभियान के लिए नियुक्त किया गया। जालोर अभियान के लिए कमालुद्दीन कुरक को नियुक्त कर दिया गया। कमालुद्दीन तेरह 1310 ईस्वी में
जालोर पहुंचा और उसने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। दुर्ग को से घेर लिया। यद्यपि कानड़देव के पुत्र वीरमदेव और मालदेव ने मुस्लिम सैनिकों से संघर्ष किया। ध्यान रखना है, वीरमदेव व मालदेव ने दुर्ग की रक्षा की। तो दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सके। ध्यान रखना है, मुस्लिम सैनिक दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सके। तो यहाँ भी छल कपट का सहारा लिया गया। कानड़देव के सेनापति दहिया राजपूत बीका को दुर्ग का लालच दिया गया। ध्यान रखना है, कानड़देव के सेनापति दहिया राजपूत बीका ने लालच में आकर दुर्ग का कमजोर पक्ष बता दिया। ऐसा माना जाता है कि दहिया राजपूत बीका की हत्या उसकी पत्नी क्षत्रिया के द्वारा कर दी जाती है और वो ये खबर कानड़देव के पास पहुंचा देती है। यानी राजपूत बीका दुर्ग का जो कमज़ोर पक्ष है, जहाँ सेना का सही तरीके से संचालन नहीं हो पाता है, सेना को सही ढंग से नहीं लगाया गया था, वो पक्ष बता दिया गया, वो क्षेत्र बता दिया गया कि आप यहाँ से दुर्ग में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। और ये खबर उसने अपनी पत्नी क्षत्रिया को दी। तो ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिया ने अपने पति की हत्या कर दी थी और यह खबर कानड़देव चौहान को पहुँचाई। लेकिन तब तक यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी दुर्ग में प्रवेश कर चुके थे। कानड़देव इस समय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कानड़देव लड़ते हुए मारे गए। कानड़देव के पश्चात उसका जो पुत्र है वीरमदेव। देखिए दोस्तों, तो वीरमदेव भी अपनी कुल देवी आशापुरा के सामने कटार से आत्महत्या कर लेते हैं। इसी दौरान कानड़देव के सामंत जोता जैता देवड़ा अर्जुन व लूणकर्ण मारे गए थे। ये भी ध्यान रखना है, लूणकर्ण मारे गए। ये चार नाम याद रखने हैं, जोता जैता देवड़ा अर्जुन व लूणकर्ण। ये कानड़देव चौहान के सामंत थे। तो ये भी संघर्ष के दौरान यानी 1311 के अभियान के दौरान मारे गए। इसके बाद 2-4 लाइनें और हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो कानड़देव लड़ते हुए मारे गए, उनके सामंत इस युद्ध में काम आए। और वीरमदेव जो कानड़देव के पुत्र थे, वीरमदेव ने कटार से आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार जालोर दुर्ग का पतन हुआ। वीरांगनाओं द्वारा जोहर किया गया। वीरांगनाओं द्वारा
जोहर किया गया। अब ध्यान रखना है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया। जालोर दुर्ग का नाम बदलकर रखा गया जलालाबाद। जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया। ध्यान रखना है फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। किसकी मृत्यु का समाचार सुनकर? वीरम देव की मृत्यु का समाचार सुनकर फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वीरम देव की मृत्यु का समाचार सुनकर फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अलाउद्दीन ने विजय की उपलक्ष्य में एक मस्जिद का निर्माण करवाया या एक मस्जिद बनवाई। यहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसे फिरोजा मस्जिद भी कहा जाता है, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा जाता है। अलाउद्दीन की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद और अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा जाता है। अब 2-3 लाइनें ध्यान रखेंगे। नोट नंबर 1, फरिश्ता के अनुसार दुर्ग का पतन 1308 में हुआ। ये ध्यान रखना है। फरिश्ता के अनुसार जालोर दुर्ग का पतन कब हुआ? 1308 में। नंबर 2, जिन प्रभा सूरी के अनुसार इस दुर्ग का पतन हुआ 1310 ईस्वी में। और नंबर 3, विश्वेश्वर नाथ रेऊ इनके अनुसार जालोर दुर्ग का पतन कब हुआ? 1311। तो अलग अलग अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फरिश्ता के अनुसार जालोर दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो फरिश्ता के अनुसार जालोर दुर्ग का पतन कब हुआ? 1308 में। जिन प्रभा सूरी के अनुसार दुर्ग का पतन कब हुआ? 1310 में। और विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार 1311 में। इन्होंने अपनी पुस्तक मारवाड़ का इतिहास में ये बताया है। इनकी पुस्तक का नाम है मारवाड़ का इतिहास नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये था जालोर का इतिहास। इसी के साथ 1311 में जालोर की सोनगरा शाखा का पतन हो जाता है। जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। देखिए आपने 1301 का रणथंभौर अभियान देखा, 1308 का सिवाना अभियान और 1311 का जालोर अभियान। यहाँ हमें सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि अपने ही अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने ही अपने को धोखा देते हैं। क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी कि तकलीफ तो अपने ही देते हैं, गैरों को क्या पता हमें दुख किस बात से होता है। ये वास्तविकता है। ये भारतीय इतिहास की एक विडंबना है। यहाँ विभीषणों की कमी नहीं थी। भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। चाहे आप राजस्थान लेवल की बात करें या भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए उनका मुख्य उद्देश्य था जीतना। अगर वो ईमानदारी से अधिकार नहीं कर सके तो उन्होंने छल कपट का सहारा लिया, कूटनीति का प्रयोग करके उन्होंने अधिकार किया। लेकिन इस नीति को हम भारतीयों के द्वारा नहीं समझा जा सका।
हमने इसे समझा नहीं, हमने केवल एक गद्दी के लालच में आकर के अपनों के साथ विश्वासघात किया, जिसका खामियाजा हमें ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ा। यही कंडीशन जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में यही कंडीशन आप अंग्रेज़ों के समझ देखेंगे। अंग्रेज़ों ने एक एक करके रियासतों का पतन किया। अगर उस समय संपूर्ण देश में एकता की भावना होती, आपस में राजा महाराजा एक होते, तो शायद भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य नहीं हो पाता। लेकिन इतिहास की घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उनमें हम किसी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन ये देखने को मिलता है कि यहाँ जो तीनों अभियान हैं, तीनों अभियान 1301 का अभियान, 1308 का अभियान और 1311 का अभियान, तीनों अभियान छल कपट कूटनीति के माध्यम से जीते गए। अन्यथा इन दुर्गों पर अलाउद्दीन खिलजी की हिम्मत नहीं थी कि इन दुर्गों पर वो अधिकार कर सके। लेकिन अपनों ने ही अपनों के साथ विश्वासघात किया और आपने देखा इन तीनों दुर्गों का पतन हो गया। इस प्रकार ये था जालोर के चौहानों का इतिहास। इसके बाद नेक्स्ट हम या तो आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, आमेर का कछुआ वंश, अथवा मेवाड़ का गोहिल वंश। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।